नमस्कार, मैप इन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले एपिसोड में हमने कहां पर छोड़ा था इस प्रोग्राम को और मैंने आपसे क्या पूछा था। पिछले हफ्ते की जो खबर थी वो थी पिछले दिनों हवाई द्वीप यानी यूएसए के मोना लोआ ज्वालामुखी में उद्भेदन शुरू हो गया। इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। ये उसकी तस्वीर है मोना लोआ ज्वालामुखी की। ये एक स्लाइड आपको मिलेगा। स्लाइड आपको कहाँ मिलता है पता है? पीडीएफ कहाँ मिलता है? अमृत उपाध्याय 007 AMRITUPADHYAY 007 टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। इसी नाम से मैं इंस्टा पर भी हूं और ट्विटर पर भी हूं। चलिए, इसमें जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं इनके लिस्टिंग है, तो इसको रखिएगा। जब जब जरूरत पड़ेगी या फिर ऐसे भी देखते रहिएगा तो आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, जैसे ये ग्वाटेमाला में अगर दिया है सेंटियागो, फ्यूगो, पकाया, ठीक है, टेलिका, कास्टिका, तो ये सारा आप एक बार देखिएगा। जरूरी नहीं है कि अभी इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत है, लेकिन जब जब ज्वालामुखी को लेकर कोई बातचीत होगी, करंट में ऐसी खबरें आते रहती हैं, जैसे अभी मोना लोआ वाला आया, तो उस पर सवाल बनाएंगे और उस समय आपको इसको देखना होगा। आइए देख लेते हैं हवाई द्वीप। मोना लोआ हवाई द्वीप का हिस्सा है और हवाई द्वीप पर यूएसए का अधिकार है। ठीक है, और इस पर कई सारे ज्वालामुखी हैं जो खबरों में रहे हैं इस बीच में, तो एक एक करके देखते हैं। ये हवाई द्वीप कहां पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये यूएसए है और उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, यूएसए के ही अधिकार में। देखिए यहां कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। एक है किलोआ, ये सबसे युवा है और सबसे सक्रिय है। ठीक है, इसी तरीके से मोना लोआ दुनिया में अभी तक मौजूद जितने भी ज्वालामुखी हैं उसमें सबसे बड़ा है। ये 1843 से अभी तक इसमें लगभग 33 बार इरप्शन हो चुका है। ठीक है, तो मोना लोआ जो है, जिसमें फिर से देखा जा रहा है चांसेस, वो अभी तक दुनिया में मौजूद, पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा वोल्केनो है और 1843 से अभी तक 33 बार इसमें क्या हुआ है? इरप्शन हो चुका है। इस बात से समझ सकते हैं। फिर है मोना की या मोना किया, ठीक है, और हुआललई, कोहाला, ये सब यहां पर अलग अलग बने हुए हैं ज्वालामुखी। तो सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे ज्यादा युवा और सबसे सक्रिय किलोआ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित, जो मैंने पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ज्वालामुखी और अवस्थिति। ठीक है, पहला था मोना लोआ, कैरेबियन सागर। मोना लोआ करंट में है, समसामयिकी में अब न्यूज में है, इसलिए जानना जरूरी है। ये आपको पता चल गया कि उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप का हिस्सा है, तो कैरेबियन सागर नहीं होगा। सिवुलेक, आइबेरिया प्रायद्वीप। सिवुलेक कहां पर है? सिवुलेक है कमचटका पेनिनसुला, आप जानते हैं, रशिया में, वहीं पर सिवुलेक है और यह है कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, यहीं पर सिवुलेक भी है। और एक और इंपॉर्टेंट है, साफ साफ लिख दूं अगर मैं, कूचेस्क्वेया। ठीक है, कूचेस्क्वेया जो है वो और सिवुलेक दोनों कमचटका पेनिनसुला रशिया का पार्ट है और इन दोनों में अभी हाल ही में न्यूज आया था कि इरप्शन हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था दोनों, तो इन दोनों को भी याद रखना जरूरी है। कहां पर है? कमचटका पेनिनसुला, रशिया। और ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है आपका आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप आपको पता है कि यूरोप में है, जिसमें स्पेन और
पुर्तगाल और स्पेन है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, आइबेरिया प्रायद्वीप नहीं होगा। फिर है नियरागोंगो, मध्य अफ्रीका। नियरागोंगो के बारे में हमने पढ़ा था, डीआर कांगो जब हम पढ़ रहे थे तो नियरागोंगो को हमने देखा था कि नियरागोंगो पूर्वी डीआरसी, पूर्वी डीआर कांगो में नियरागोंगो है, और इसमें पिछले साल ही अभी इरप्शन हुआ था, इसलिए इससे भी चांसेस हैं कि सवाल बन सकता है। तो ऐसे मिलान वाले सवाल आ सकते हैं, ये आ सकता है कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो नियरागोंगो भी याद रखना है क्योंकि इसमें पिछले साल ही इरप्शन हुआ था। और एक तो नियरागोंगो दे रहा है मध्य अफ्रीका, और डीआरसी का मतलब है कि मध्य अफ्रीका, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर है माउंट मेरापी, दक्षिणी यूरोप। माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में, जावा, इंडोनेशिया में भी किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर, और इसमें भी इरप्शन हुआ है हाल फिलहाल में, क्लाउड्स देखे गए हैं अभी 2 वीक पहले ही, कि नवंबर की खबर है कि दोबारा बहुत गहने क्लाउड्स देखे गए, वोल्केनिक क्लाउड्स देखे गए, इसलिए ये न्यूज में रहा। तो क्या नाम है इसका, माउंट मेरापी, ठीक है, और कहां है, जावा में है। और ऑप्शन में दे रहा है दक्षिणी यूरोप, तो ये गलत है, इसका क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व एशिया होना चाहिए। तो कितने युग्म आपको सही सुमेलित दिख रहे हैं, सिर्फ नियरागोंगो को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे युग्म गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, केवल एक युग्म, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देश की अलग अलग नदियों को जोड़ने को लेकर राज्य विरोध कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने उत्तर सही दिया है, कमेंट में मैं देख रहा था तो लगभग सारे आंसर सही हैं। देश की अलग अलग नदियों को जोड़ने को लेकर राज्य विरोध कर रहे हैं। गोदावरी कावेरी लिंक को लेकर तेलंगाना सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी से अपील की है कि वो पहले गोदावरी महानदी लिंकिंग का कार्य पूरा करे, उसके बाद गोदावरी कावेरी का लिंकिंग करे, ठीक है। तो आपको अब करंट के हिसाब से क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। एक तो लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, लिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ते ही आपको केन बेतवा भी पढ़ना होगा। एक कॉन्सेप्ट लेवल पर यह भी समझना होगा कि लिंकिंग प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, सरकार कैसे इसको लिंक करके क्या क्या हासिल करना चाहती है, किस नदी का पानी सरप्लस में है, किस नदी का पानी कम है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। दूसरा, यहां एक आ गया राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, तो इसकी क्या भूमिका है, कब बना था, क्या कार्य करता है, क्या उद्देश्य थे इसके, और अभी क्या क्या इसके पास अपील है। फिर गोदावरी महानदी और गोदावरी कावेरी भी इंपॉर्टेंट हो गया, और बाकी जो भी लिंकिंग की बात चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो करंट के लिहाज से इसको देखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं इसके बेसिन एरिया की अगर बात करें गोदावरी के, तो गोदावरी कहां से निकलती है, त्रयंबकेश्वर से निकलती है। त्रयंबकेश्वर है नासिक के पास, महाराष्ट्र में। और बेसिन, मैंने जैसे आपको बताया था कि बेसिन एरिया अलग चीज होता है, और अपवाह किस किस राज्य से होकर, अपवाह क्षेत्र अलग चीज हो गया, और नदी का फ्लो किस किस राज्यों से होकर है, ये अलग चीज हो गया, ठीक है। नदी का प्रवाह कम राज्यों से होता है, लेकिन उसका बेसिन एरिया काफी बड़ा होता है। उसकी वजह आप जानते हैं कि किसी भी नदी में कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, और इन सहायक नदियों में भी कई सारी सहायक नदियां और होती हैं जो आकर मिलती हैं। तो होता यह है कि उसका, और अपवाह बेसिन एरिया किसको बोलते हैं, जहां जहां से नदी में पानी आ रहा है उस पूरे वाटर एरिया को, पूरे एरिया से जहां से भी पानी उसको मिल रहा है वो सारा उसके बेसिन एरिया में आता है। तो बेसिन एरिया में राज्यों का दायरा बढ़ जाता है, कई सारे राज्य और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर प्रवाह की बात करेंगे तो फिर जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी मध्य प्रदेश में होकर नहीं बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश से क्योंकि यमुना की सहायक नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए क्या होता है, वो भी उसके बेसिन एरिया का पार्ट है। इसी तरीके से यहां पर जब महानदी के बेसिन, गोदावरी के बेसिन एरिया की बात करेंगे तो गोदावरी के बेसिन एरिया में कई सारे राज्य आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, महाराष्ट्र,
ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिन इसका महाराष्ट्र में है, बेसिन एरिया इसका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखेंगे तो प्रवाह वाले 4 तो हो ही जाएंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना प्लस आंध्र। तो 4 राज्य तो हो गए इसके प्रवाह वाले, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और छत्तीसगढ़। और उसके अलावा भी हो जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो है ही, उड़ीसा भी हो जाएगा, ठीक है, आंध्र है ही, कर्नाटका भी हो जाएगा। ठीक, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी, उड़ीसा, ये सारे इसके बेसिन एरिया में आते हैं। ठीक है, और मैंने जैसा बताया था कि भाई जैसे यहां से निकल रहा है त्र्यंबक से, जो कि नासिक के पास है, पश्चिमी घाट से निकलती है ये नदी। तो अब ये नदी निकलती है और फिर इसमें कई सारी इसकी सहायक नदियां आकर जुड़ेंगी। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, ठीक है, मंजीरा, वर्धा, वेनगंगा, एक और नदी है पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, सबरी, मन्यार। कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई? पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, वर्धा, पूर्णा। ये सारे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से आकर इसमें मिल रही हैं, और दाहिने साइड से बात करेंगे तो मंजीरा और मन्यार आकर मिलती है। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यूपीएससी ने एक सवाल पूछ दिया था गोदावरी की सहायक नदियों पर, और सिर्फ इसी को नहीं, क्योंकि अब एक बार सवाल ऐसा पूछा जा चुका है तो आपको पता है कि ऐसे सवाल और भी फ्रेम हो सकते हैं। इसलिए सहायक नदियां जो महत्वपूर्ण हैं, खास करके मैं कहूंगा कि अगर दक्षिण की नदियां हैं उनकी सहायक नदियां जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी जनरली ये होता है, अब गंगा और यमुना की सहायक नदियां तो आपको ऐसे ही याद रहता है, सिंधु की सहायक नदियां आपको ऐसे ही याद रहता है, लेकिन आप जहां चूकते हैं सवाल वहीं से बनता है। तो इन सब नदियों के सहायक नदियों को आपको ध्यान पर रखना है। आइए एक सवाल देखें नदियों पर ही। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, राशिकुल्या, धमरा, नागावली, पलेरू, उपर्युक्त में से कौन गोदावरी और महानदी के मध्य बहती है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। इस तरह की जो के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको मोटे तौर पर अंदाजा रहना चाहिए कि जैसे पूछ दिया है गोदावरी और महानदी, तो आपको गोदावरी और महानदी तो हर हाल में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार सारे नाम आपको नहीं याद रहेंगे। तो अगर गोदावरी की बात करें, हमने देखा कि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र। आंध्र कैसे है? आंध्र इस तरह से है, इसलिए आंध्र से भी बहेगी। तो इन 4 से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब हमें क्या क्या पूछ रहा है? महानदी और गोदावरी। तो गोदावरी ये रहा, इसके लिए हमको ध्यान पर रखना है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र, इन सब से होकर बहती है। और फिर महानदी, अब हमको देखना है इन दोनों के बीच में वो नदियां आती हैं कि नहीं जो पूछी गई। राशिकुल्या जो नदी है वो उड़ीसा की मुख्य नदी है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, फूलबनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है उड़ीसा में। तो ये महानदी और गोदावरी के बीच है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है धमरा। धमरा नदी ये है ब्राह्मणी महानदी के नॉर्थ में,
और ब्राह्मणी में आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है वैतरणी। जब ब्राह्मणी और वैतरणी मिल जाती हैं, वैतरणी और प्लस ब्राह्मणी का मिलना होता है, कहां पर मिलना होता है? भितरकणिका नेशनल पार्क के पहले मिलती है। भितरकणिका नेशनल पार्क के पहले जब ये मिल जाएंगी तो दोनों के संयुक्त प्रवाह को हम कहते हैं धमरा। लेकिन धमरा महानदी के भी नॉर्थ में है, इसका मतलब है कि महानदी और गोदावरी के बीच में नहीं बहती है। ठीक है, तो अगर हमें ब्राह्मणी ध्यान पर है तो हमको पता है कि महानदी के साउथ में नहीं होगा, इसका मतलब महानदी और गोदावरी के बीच में नहीं बहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है और ये गलत है। अब है नागावली और दूसरा है पलेरू। नागावली निकलती है पूर्वी घाट से, यहां इंद्रावती है और यहां गोदावरी है, तो नागावली निकलती है पूर्वी घाट से, और ये जो उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा और आंध्रा का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, कहां कहां? ओडिशा का दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्रा से होके बहती है। कहां से निकलती है? पूर्वी घाट से निकलती है। ये सब नदियां आपको मैप पर जनरली नहीं मिलती हैं, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये है नागावली। इसके नॉर्थ में बहती है एक और इंपॉर्टेंट नदी जिसको बोलते हैं वंशधारा। अब एक मैप ले लीजिएगा, उसमें इसको मार्क कर लीजिएगा, जैसे ये वाला मिलेगा इसी पर मार्क कर लीजिएगा। इंद्रावती ये रही, इंद्रावती और गोदावरी के बीच में आपको दिख रहा है नागावली और वंशधारा, तो ये भी गोदावरी और महानदी के बीच में है। और चौथा है पल्लेरू। पल्लेरू जो है वो यहां है, कृष्णा और पेन्नेर के बीच में, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसको भी देख लीजिए, ये गोदावरी और महानदी के बीच में नहीं है, तो गोदावरी और महानदी के बीच क्या हो गया? ऋषिकुल्या और नागावली। तो केवल 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कर्नाटक के प्रधान वन संरक्षक ने नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी से मांग की है कि वह काली टाइगर रिजर्व को भारत के टाइगर रिजर्व्स के आर्थिक मूल्यांकन के तीसरे चरण में शामिल करे। इस टाइगर रिजर्व में रोजगार सृजन, मत्स्य, कृषि, ईंधन, लकड़ी और इमारती लकड़ी के उत्पादन के चलते NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से यह अपील की गई है, ठीक है। काली टाइगर रिजर्व का पुराना नाम है दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर है? कर्नाटक के बिल्कुल नॉर्थ में, उत्तरी कन्नड़ जिले में है। दूसरी बात, इसका पुराना नाम क्या है? दांदेली या डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। अब इसमें 2 हिस्से हैं, पहला डांडेली अंशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है टाइगर रिजर्व में, और डांडेली अंशी नेशनल पार्क भी इसकी का पार्ट है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के पूरा एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व का एरिया है, ठीक है। और हमने जान लिया कि अब इसको क्या बोलते हैं? काली टाइगर रिजर्व। उत्तरी कर्नाटका में है, ये पूरा कर्नाटका का मैप है, तो उत्तर वाले हिस्से में है, और इसको पहले डांडली अंशी टाइगर रिजर्व कहते थे। एक तरफ दिया हुआ है बाघ रिजर्व, दूसरे तरफ दिया हुआ है वनस्पति। काली बाघ रिजर्व शीतोष्ण शंकुधारी, यहां शीतोष्ण शंकुधारी नहीं मिलेगा, ये पश्चिमी घाट में है, ठीक है। पश्चिमी घाट में होने की वजह से
यहां पर क्या मिलता है, अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे, नम पर्णपाती वन मिलेंगे, शीतोष्ण शंकुधारी नहीं मिल सकते। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि कालीबाग रिजर्व का लोकेशन का है। दूसरा है जिम कॉर्बेट अल्पाइन। देखिए हमने कर्नाटका में देखा, यहां डांडेली अंशी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां है, उत्तराखंड में। हिमालयन प्रभाव की वजह से और शीतोष्ण जलवायु की वजह से यहां पर अल्पाइन वन मिलेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, जिम कॉर्बेट अल्पाइन वन। फिर है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व में मैंग्रोव मिल सकता है, नहीं मिलेगा। मैंग्रोव कहां मिलता है, जनरली पूर्वी तट पर मैंग्रोव देखा जाता है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल है सुंदरबन, जहां मैंग्रोव खूब मिलते हैं, तो ये भी गलत है। और कमलांग, कमलांग है अरुणाचल प्रदेश में, हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत पूर्वी हिस्से में है, एकदम पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर दो तरह की वनस्पतियां मिलती हैं जनरली। तलहटी में जाइएगा अगर, तो उष्ण आर्द्र सदाबहार मिलेगा, और अपर रीच में ऊपर अल्पाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है आर्द्र सदा पर्णी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या क्या ठीक है, एक गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है और चौथा ठीक है। यानी 2 और 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक। और बाकी जब मिलेगा तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, धीरे धीरे हर राज्य में एक दिन में कभी उठाए और एक राज्य देख लिए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। जैसे उत्तराखंड में राजा जी जिम कॉर्बेट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत दुधवा, बिहार वाल्मीकि, राजस्थान सरिस्का रणथंभौर मुकुंदरा। तो इस तरीके से एक एक पकड़िए और एक राज्य को पकड़ के 2-3 जो है उसको याद कर लीजिए, है ना। ये है कमलांग का की तस्वीर। कमलांग में सदाबहार आर्द्र सदापर्णी वन मिलते हैं, ठीक है। तलहटी में, ये तलहटी वाला इलाका है। और अपर रीच में क्या होगा, अल्पाइन मिलेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनी झील को लेकर हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस झील के पास सभी तरह के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। साथ ही झील के निकट सभी तरह के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। नैनीताल ये है, आप में से ज्यादातर लोग शायद गए भी हों। नैनीताल बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ खूब भीड़ रहती है, खूब लोग जाते हैं यहाँ पर। इसमें बोट वगैरह कराया जाता है, नौका के खेल होते हैं इसमें। खेल तो नहीं कह सकते, जो बोटिंग होती है। तो ये है पूरा सीक्वेंस हिमालय के, इसमें नैनीताल इस पोजीशन पर है। आइए सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वुलर लेक, नैनीताल, दीपोर बिल और होकेरू आर्द्र भूमि। कह रहा है कि उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। देखिए इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हिस्सा पकड़िए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वुलर लेक, हमने झेलम नदी, जब भारत नक्शे पर भारत पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था कि झेलम नदी जब वेरीनाग से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग से, तो फिर उसके बाद वुलर लेक में जाती है और वुलर लेक से निकलने के बाद फिर वो आगे बढ़ती है। वुलर लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। सुरेंसर मानेसर लेक, मानेसर नहीं मानसर, मानेसर तो हरियाणा में है, ठीक है। और सोमरीरी, सोमोरोरी, सोमोरीरी, ठीक है।
तो एक बार में कर लिए कि भाई जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कौन कौन से हैं। फिर हिमाचल, हिमाचल में 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, पोंग डैम, चंद्राताल या चंद्रताल और रेणुका लेक। तो इसी तरीके से आपको कर करके पूरे लेक्स को और वेटलैंड्स को इसमें देख लेना है। सांबर कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है वूलर, नैनीताल, दीपोर बिल और होकेरू। होकेरू वेटलैंड और वूलर लेक हमने देख लिया है कि जम्मू कश्मीर में है, उसमें भी वूलर लेक ज्यादा नॉर्थ में है और फिर होकेरू है। अब इससे ऊपर चांस नहीं है। नैनीताल उत्तराखंड में है तो वूलर और होकेरू के बाद होगा। तो इसमें बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, एक के बाद 4 ही आएगा। ठीक है, तो 1 4 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। नैनीताल आपको पता है, नैनीताल कहां पर है? उत्तराखंड में नैनीताल। और दीपोर बील असम में है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जब देखेंगे तो वूलर, होकेरू, उसके बाद नैनीताल और तब दीपोर बील। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है। लेकिन यही सवाल तो आने वाला नहीं है, इसलिए लेक को भी इसी तरीके से कैटेगराइज करके देखिए। टाइगर रिजर्व्स को इसी तरीके से कैटेगराइज करके देखना है और एक ही दिन सारा नहीं याद करना है। कोई एक स्टेट पकड़ना है, एक स्टेट में कौन सा लेक है, एक स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, एक स्टेट में कौन से नेशनल पार्क है। इस तरीके से करके धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठेंगी। आमनामलाई टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जंबो ट्रायल्स लॉन्च किया है। यह एक विशेष कार्यक्रम है। जंबो ट्रायल्स में क्या हो रहा है कि टाइगर रिजर्व को विजिट करने वाले पर्यटकों को हाथियों के साथ व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम के तहत हाथियों के लिए दूसरे जानवरों और पौधे की प्रजातियों और स्थानीय जनजातियों के बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। तो अब यह भी ध्यान रखिए कि एलिफेंट्स को लेकर जो जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको ध्यान पर रखना है। हाथी रिजर्व एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। चिरांग रिपू, अन्नामलाई, लेमरू और बादलखोल, तमोर पिंगला। एक बात का जवाब दीजिएगा कि माइक प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं? इंडिया में माइक प्रोग्राम किनके संरक्षण के लिए, किस जीव के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है, और माइक प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। चिरांग रिपू कहां है? और ये एक आपको मिलेगा एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया 2022। इसको भी देखते रहना है कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं, जैसे सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़। इसमें भी वही तकनीक अपनाना है। उत्तराखंड शिवालिक, यूपी तेराई, यूपी में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। बादलखोल कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, और लेमरू भी छत्तीसगढ़ में। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में हो गए। क्वेश्चन में दोनों का जिक्र है। बादलखोल छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेमरू दे रहा है मध्य प्रदेश, जो गलत है। क्या होगा? लेमरू छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में 2 एलिफेंट रिजर्व हो गए। अन्नामलाई आपको पता है कर्नाटका में नहीं है, अन्नामलाई कहां है? तमिलनाडु में है। चिरांग रिपू कहां है? अरुणाचल में है या असम में है? चिरांग रिपू असम में है। ठीक है, चिरांग रिपू कहां है? असम में। और यहां क्या दे रहा है? अरुणाचल, तो ये भी गलत है। अन्नामलाई कहां है? यहां तमिलनाडु वाला भी एक बार में याद रखिएगा और केरल वाला भी। केरल और तमिलनाडु जरूर याद करके रखिएगा।
तो तमिलनाडु में अगर देखेंगे कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व, श्रीविल्लिपुथुर एलिफेंट रिजर्व और अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व, ये सारे तमिलनाडु में। केरल में जब देखेंगे तो कौन कौन से हैं, अनायमुदी, पेरियार, नीलांबुर, वायनाड, ये सारे एलिफेंट रिजर्व केरल में है। कर्नाटका में देख लेंगे तो डांडेली, मैसूर, ठीक है। आंध्रा में रायाला। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके याद करना है और ये सब चीजें याद करनी पड़ती हैं, मार्क रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि कोई जिला है, जैसे अगर मैं कहूं इस पहले क्वेश्चन में चिरांग रिपु, अगर आपको पता है कि असम में एक चिरांग जिला है तो चिरांग रीजन की वजह से आपको क्या होगा, याद आ जाएगा कि यार चिरांग रिपु तो असम में होगा। लेकिन कई बार सारे जिले तो याद नहीं रहेंगे, सारे क्षेत्र याद नहीं रहेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये असम होगा, ये तमिलनाडु है, लेमरू मध्य प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में है, और बादलखोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में ही है। इसका मतलब केवल एक युग्म यहां सही है। पश्चिमी घाटों को लेकर गठित कस्तूरी रंगन समिति ने गोवा में 99 गांवों की पहचान की है। इन सभी गांवों की इको सेंसिटिव जोन्स के तौर पर पहचान की गई है। इस पर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि गोवा के वन मंत्री ने इसे मानने से इनकार किया है। ठीक, क्वेश्चन लीजिए। इस राज्य में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है। इसका प्रत्येक अक्षांश आंध्र प्रदेश से गुजरता है। इसका कोई भी देशांतर केरल से नहीं गुजरता। उपर्युक्त कथन किस राज्य के संबंध में सही है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात। और ये मत समझिएगा कि क्योंकि बात गोवा की हो रही है तो इसका आंसर गोवा है, ऐसा नहीं होता। तो आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ना है। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है और इस प्रश्न को सूझबूझ के साथ, अभी देखने के पहले सूझबूझ लगाइए कि क्या हो सकता है। मैप को ऐसे ड्रॉ कीजिए, देखिए कि वहां कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, और फिर आपको अंदाजा लगेगा। तो इसी का आपको जवाब देना है, ठीक है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या फिर गुजरात कौन सा सही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही माइक प्रोग्राम के बारे में बताइए कि माइक प्रोग्राम किसके संरक्षण के लिए चल रहा है, और माइक प्रोग्राम की खासियत अगर लिख पाए तो और अच्छा हो जाएगा 2 पॉइंट में, कि उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, सरकार क्या करना चाह रही है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं। इसका जवाब मुझे भेजिएगा और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज के एपिसोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नदियों वाली, अब नदियों को धीरे 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 पकड़ना है कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें देखना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका मैप पर मार्किंग है, ठीक है। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर जल्दी। नमस्कार।